नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में शुरू होने वाली है अब संसद का मानसून सत्र और दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार दिखाई दे रहे। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी पर हो सकता है जोरदार हंगामा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, दूसरे दिन भी सदनों में गतिरोध की संभावना बनी हुई है। चढ़ावा चोरी से नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी चर्चा की मांग जहां विपक्ष की ओर से की जा रही है, तो वहीं इस मामले को लेकर के इस वक्त हंगामे की भी आशंकाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीते कल आपको याद होगा कि किस तरीके से मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही और हंगामे की शुरुआत विपक्षी दलों की ओर से कर दी गई थी और ये मांग की जाने लगी थी कि पूरे चर्चा के दौरान सबसे पहले जरूरी है छात्रों के मुद्दे पर बात करना, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर के बात करना। लेकिन बार बार सरकार की ओर से भी ये कहा गया कि हम भी चाहते हैं कि सदन अच्छे से चले और सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से सदन के चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन उससे पहले ही कई बार हंगामा हुआ, जिस वजह से कई बार वो तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से स्थगित करना पड़ गया। और अब एक बार फिर संसद का मॉनसून सत्र लगने जा रहा है, यानी कि आज इस सत्र की शुरुआत दूसरा दिन और बीते कल ही शुरुआत हो गई थी। पहला दिन जो कि हंगामे की भेंट चढ़ा, अब दूसरे दिन ये उम्मीद की जा रही है कि मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सके। हालांकि बहुत कम उम्मीद दिखाई देती है कि आज भी सदन की ये कार्रवाई अच्छे से चल पाए बिना किसी हंगामे के। हालांकि 7 ऐसे विधेयक जो कि पेश किए जाने हैं सरकार की ओर से। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 अब्दुल्ला सईद। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, करो सामने राजीव रंजन पटेल पर है। उमेश भाई पटेल, उमेश भाई पटेल, सामने माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमटीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं? इनमें से कितने नियमित, संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी है? क्या 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? इसका विवरण सदन में रखा जाए। हाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कार्रवाई की शुरुआत तो हुई, लेकिन शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई है। लोकसभा में इस वक्त जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ इस वक्त सदन की कार्रवाई में किस तरीके से बाधा उत्पन्न। अब देखिए, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है लोकसभा की ओर से, ये बड़ी खबर। और लोकसभा के सदन की कार्रवाई इस वक्त स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रही है कि एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा के सदन की कार्रवाई चल रही थी, अभी शुरुआत ही हुई थी, लेकिन शुरुआत के साथ ही सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में कार्रवाई जारी है। Of the government on the recommendation and observation obtained in the chapter 1st and 5th of the second report of the Lok Sabha Department related Standing Committee on Housing and Urban Affairs on action taken by the government on the recommendation and observation contained in the 21st report, 17th Lok Sabha of the Committee of the Smart Cities Mission and elevation listed against my name in today list of the business. Shriman Jagat Prakash Nadda ji to move a motion for appointment of one member to the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar. Honorable Chairman, sir, I rise to move that in pursuance of Section 4, bracket G, read in Section 6, bracket 3 of All India Institute of Medical Sciences, Act 1956,
as amended by the All India Institutes of Medical Sciences Amendment Act 2000. कौन सी? तो लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है इस मामले को लेकर, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई और उसके बाद से कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि जोरदार हंगामा लोकसभा के भीतर देखने को मिला। 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब एक बार फिर कार्रवाई की शुरुआत दोपहर 12 बजे के करीब की जाएगी। तो आज एक बार फिर मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा की बात सामने आ रही थी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई, क्योंकि शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि लोकसभा में कार्रवाई तो होनी थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद आज किसी तरीके से किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत हो जाए कुछ देर के लिए, लेकिन ये तो शुरुआत होने से पहले ही समापन हो गया, स्थगित करना पड़ गया 12 बजे तक। 12 बजे भी कार्रवाई कैसे चलेगी कैसे नहीं, कुछ भी कह पाना अभी तक संभव दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, शुरुआती तौर पर देखेंगे तो 11 बजे संसद की कार्रवाई लोकसभा की चालू हुई और ये उम्मीद थी कि कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो सरकार टेबल करेगी और प्रश्नकाल की शुरुआत की, और शुरुआत पे ही लल्लन सिंह अपना जो प्रश्नकाल था उसका जवाब देना शुरू कर रहे थे। और उसी वक्त मुझे लगता है कि कुछ मिनट भी नहीं चला संसद की कार्रवाई लोकसभा की, और इस 12 बजे तक स्थगित कर दिया। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कल देर रात से ही, जब से लाठीचार्ज हुई है बच्चों के ऊपर, उसके बाद से चंद्रशेखर नगीना के सांसद है निर्दलीय, वो लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आए और वो संसद परिसर के अंदर गांधी स्टैचू के नीचे वो धरने पर बैठे रहे सुबह तक। उसके बाद तमाम विपक्ष के सांसद लोकसभा में इसी बात को मांग करते नजर आए कि चंदा चोरी और चंदा चढ़ावा को लेकर सरकार जवाब दे। साथ ही साथ जिस तरह से बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों पर कार्रवाई हुई है, उसको लेकर सरकार जवाबदेही तय करे, उसको लेकर हंगामा होता रहा। और उसके बाद संसद की कार्रवाई जो है 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। माना जा रहा है सरकार को लगातार घेरने के लिए विपक्ष तमाम अलग अलग मुद्दों के साथ सरकार को घेर रही है, चाहे वो संसद हो, सड़क हो, तमाम जगहों पर सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जिसको लेकर सरकार को जवाब देना है, लेकिन सरकार अभी जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लगातार संसद की कार्रवाई इसी तरह स्थगित होती रहेगी? क्या जो तमाम कार्रवाई में तमाम जो बिल होने हैं, पास होने हैं, तमाम सवाल पूछे जाने, वो सवाल बन के रह जाएंगे? तो लगातार यही स्थिति बनी हुई है। कल भी हमने देखा कि जब 11 बजे कार्रवाई चालू हुई, 12 बजे स्थगित कर दिया गया, फिर 12 बजे शुरू हुई, 12:30 बजे स्थगित कर दिया गया, फिर 12:30 बजे जब चालू हुआ उसके बाद फिर आनंद फानंद में उसके अगले दिन के लिए अब आज यानी 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो इसी तरह की लगातार लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह में यही तस्वीरें निकल कर आ रही है। सुरभि, ठीक है पंकज, साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में इस वक्त विपक्ष इस मूड में बैठा हुआ है कि हमें कार्रवाई चलने ही नहीं दे रही है, क्योंकि प्रश्नकाल का समय भी होता है जब आप वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे वो सुनवाते हैं। जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे। तो फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, क्योंकि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखने की कोशिश की और उनकी ओर से प्रोटेस्ट का मुद्दा उठाया गया, जो बीते कल हम सभी ने दिल्ली में वो प्रोटेस्ट देखा, और उसके बाद वहां पीठासीन उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उसके बाद ही सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। तो फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त राज्यसभा से भी आई, क्योंकि यहां भी जोरदार हंगामा होने लगा था और सीपी राधाकृष्णन उस वक्त पीठासीन थे, वो सुन रहे थे, लेकिन उस वक्त जब हंगामे की शुरुआत होनी शुरू हुई, वो अपनी चेयर से खड़े हुए, स्थगित कर दिया गया इस कार्रवाई को। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दोनों सदनों की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से पंकज मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम लोकसभा की बात कर रहे थे, राज्यसभा में भी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान भी वहां पर कुछ हंगामा देखने को मिला और फिर कार्रवाई को स्थगित करने की बात अब सामने आ गई। दोनों सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित। बिल्कुल, देखिए लोकसभा की कार्रवाई आपने देख ली, उसके राज्यसभा में भी जिस तरह से पीठासीन ने कार्रवाई की शुरुआत की और उसके बाद जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता पक्ष है जो जेपी नड्डा अपनी बात रख ही रहे थे, उसके बाद विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उसी दौरान हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद फिर राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। तो ये स्थिति लगातार लोकसभा और राज्यसभा में नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति पार्लियामेंट के जो तमाम द्वार है वहाँ पे भी विपक्ष के तमाम सांसद इसी बात का लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार इन तमाम मसलों को लेकर जवाब दे और सरकार जवाबदेही तय करे कि कौन वो लोग हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यही स्थिति सदन के बाहर भी है, सड़कों पर भी नजर आया कल भी और आज भी इस तरह की स्थिति है, क्योंकि लगातार किसान बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं, वो अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जंतर मंतर के आसपास भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। उसके बाद सदन के अंदर भी लगातार विपक्ष के तमाम नेता इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी बात को लेकर लगातार धरना देते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई आगे चल पाएगी नहीं चल पाएगी, लेकिन हाँ सरकार की मंशा है कि तमाम जो महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट से जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर बिल हो या इसको लेकर परिसीमन बिल हो या महिला आरक्षण बिल हो या तमाम ऐसे बिल है जिसको लेकर सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरा जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, जिस पे लेकर लगातार चाहे वो चंदा चोरी का मसला हो, चाहे इसके अलावा नीट पीजी का मसला हो। ये तो ठीक वैसी बात हो गई जैसे कि जब हम कार्रवाई या सदन चलने की बात करते हैं तो अभी कार्रवाई शुरू होते होते और उसके बाद से कार्रवाई बंद भी हो गई, क्योंकि सदन को स्थगित करना पड़ा, हंगामे की शुरुआत हो गई। ऐसे में सदन चलेगा कैसे? और ये सदन चल रहा है या मजाक चल रहा है? देखिए सुरभि, अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सेशन से यही स्थिति बनी हुई है। अगर आप देखेंगे शुरुआती तौर पर जब पिछले बजट सेशन के दौरान जब सरकार ने अपना बजट पेश किया तो उम्मीद करते 2 या 3 दिन वो बजट सेशन चला, उसके बाद अचानक तमाम हंगामे होते नजर आए, अलग मुद्दे पर सरकार को जो है विपक्ष घेरता नजर आया। वही स्थिति आज भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि कल से जिस तरह से सदन की हुई और सदन की कार्रवाई में लगातार विपक्ष इसी बात की मांग कर रहा है कि सरकार चंदा चोरी चंदा चढ़ावे के मामले पर सरकार जवाब दे। इसके बाद तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे नीट पीजी के लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या सदन स्थगित होने के लिए है? क्या सदन पर लगातार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तमाम ये सवाल है, तमाम जनता भी पूछ रही है, लेकिन सवाल ये है लगातार कि विपक्ष क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या दोनों आपस में समन्वय बना के सरकार सदन की कार्रवाई चला नहीं सकते? ये सवाल लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आम जनता भी यही समझना और जानना चाह रही है कि आखिर आम जनता के मुद्दों को पर बातचीत कब होगी, कब उन मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जाएगा। आप विधेयक लाने की बात करते हैं, या विपक्ष इस बात पर डटा हुआ है कि विधेयक तो आते रहेंगे लेकिन पहले आप मुद्दे को लेकर के चर्चा कीजिए। एक समय सीमा होती है, एक गाइडलाइन होता है कि जब आप सदन में आए तो फिर चर्चा कब करनी है, प्रश्नकाल कब होना है। तो उस आधार पर क्यों ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है? वो असमंजस की स्थिति अभी भी क्यों बनी हुई है? तालमेल वो क्यों नहीं बन पा रहा है? इस पर सबसे पहले जरूरी हो जाता है नेताओं को विचार विमर्श करना। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। खड़गे ने सीजेपी के प्रदर्शन का मामला उठाया। दिल्ली में कल छात्रों के साथ मारपीट हुई, छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, ये खड़गे की ओर से कहा गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लगातार आपको याद होगा कि बीते 2 दिनों से वो इसी तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बीते कल भी जैसे मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी उन्होंने उस दौरान भी सदन में अपनी बात रखने की कोशिश की थी और आज भी सदन की कार्रवाई में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। यानी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें युवा शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, ऐसे में जब लाठी चार्ज का मामला सामने आया तो इस मुद्दे को उन्होंने सदन के भीतर भी उठाया और ये सवाल पूछा कि वो स्टूडेंट्स है, ना कि कोई आतंकवादी इतने बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज हुआ है। तो एक बार फिर पंकज मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम विपक्षी दल, ये वो लोग हैं जो कि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। यहां तक जो लाठीचार्ज हुआ उस पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब मिल पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
बिल्कुल देखिए जिस तरह से लगातार आप पिछले कई दिनों की घटनाक्रम देखेंगे, दिल्ली में लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव हो या इसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी हो या एनसीपी हो, सुप्रिया सुले हो, तमाम लोग इस प्रदर्शन का जो है पक्ष लेते नजर आए, वहाँ पहुँचते नजर आए, उसका समर्थन करते नजर आए। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। कल अगर आप देखें तरह से जो भीड़ अचानक पहुंची और सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ जो है जंतर मंतर पे पहुंच जाएगी और उसके बाद बात करने का न्योता दिया गया। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पैच है सुरभि कि विपक्ष को सरकार को का कहना है कि हम बुलावा नहीं भेजा है, ये खुद लोग आए थे बात करने के लिए, इसलिए हमने बातचीत की है। और जो प्रदर्शनकारी वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमको न्योता दिया इसलिए हम बातचीत करने पहुंचे हैं। तो विपक्ष इस मसले को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आप देखिए कल भी इस बात को लेकर सदन में बात करते नजर आए, अपनी बात उठाते नजर आए। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को उठाते नजर आए। कल राहुल गांधी जो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें भी कई सवाल खड़े किए कि जिस तरह से बर्बरता सरकार कर रही है, तमाम छात्रों पर लाठीचार्ज करी इसको लेकर। उसके बाद देर राम चंद्रशेखर वहां पहुंचते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट जाकर प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे तमाम सवाल सरकार से किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार कह रही कि हम संवाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल बार बार यही सवाल उठ रहा है सुरभि, आप यही सवाल बार कर संवाद करें कैसे, कौन कर रहा है संवाद आपस में, आपकी बात क्यों नहीं हो रही है। तो ये सवाल लगातार बना हुआ है और सरकार इसको जवाब देना चाहिए और विपक्ष को भी शांतिपूर्ण तरह से इन तमाम सवालों को पूछना चाहिए। जी ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए देखा गया। प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि अगर छात्र प्रदर्शन करना चाहते, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो फिर ये उनका अधिकार बनता है। पेपर लीक गंभीर समस्या है, सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, न चर्चा करते हैं न विपक्ष को बोलने देते हैं। बच्चे हैं, इनकी बात सुने सरकार। छात्रों के भविष्य पर सरकार संवेदनशील नहीं है, ये प्रियंका गांधी की ओर से सरकार पर आरोप भी मढ़ा गया है। It's not one person. There are thousands and thousands of children like this. Every parent who is a parent of a child who is studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. Now the Prime Minister, he is the leader of the country. This is the youth of the nation. This country belongs to them. This parliament belongs to them. We are all here because of them. So the least he can do is hear them out, listen to them, call them, understand what the issue is. They are asking rightly for the resignation of the minister. So he is the person who is responsible. It's not one person. There are thousands and thousands of children like this. Every parent who is a parent of a child who is studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said. Mr. Gandhi criticized the attitude of Prime Minister Modi. He is totally. That is what I told you, brother. This is entire country now witnessing. This Modi is totally anti-student, anti-youth. He didn't know the psychology of students of youth of this country. He didn't know the pain of the youth and students of this country. That's why he is doing like this. He is completely responsible for yesterday's incident. How many students are in the hospital now? What crime they have done? What crime they have done? Only peaceful protest. That is not also allowed in this country. Another picture coming from Punjab. The Punjab farmers coming to Delhi for Mahapanchayat against the government, and he is anti-UF. No. I am telling about now issue of youth. Farmers issue we already told. The government could have handled in a different way. They can, You have to understand. Whenever this agitation is, public sentiment is coming, government has to call all these people to address. Try to address the concern of them. Instead of that, lathi charging and tear gas shelling, is that the answer? Yesterday, the representative. This is not a democratic government. This is an autocratic government, completely autocratic government. Okay. Thank you, sir.
I think it's absolutely disgusting. This is no way. I mean, these are young people. They have a genuine problem. We all know what that problem is. We all know that every time they spend money, that their parents take loans for them. They struggle. They have to go to coaching centers. All sorts of things. They face immense struggles, basically because they want a bright future for themselves, and they see that there's a possibility for a future, and you're just destroying that future. So this is a very deep problem. This problem has been there for many years, and we have been talking about it for many years. I remember when I was in UP, I was taking this problem up because every young person I met, you will not believe, I met a person who was 28 years old, and he was crying because he said that every time he has given the exam, and he has given the exam so many times, it's the paper leaks, something goes wrong, and he's at the same time he feels that now I've invested so much in this. If I leave it now and try to start looking for a job now or try to do something, I will have no future. So he gets stuck in that cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old. And it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who's studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely. संसद के मॉनसून सत्र के बीच एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी में ये बैठक बुलाई गई। तो एनडीए की बैठक में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में 6 सांसदों का स्वागत भी किया गया। बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया। बैठक में सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे, ये पीएम की ओर से कहा गया। पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए
सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। करीब 20 प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। विंध्य एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे पर फैसला संभव बताया जा रहा है। 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद समेत कई मुद्दों पर चर्चा इस वक्त चल रही है। तो मानसून सत्र और विभागीय प्रस्ताव पर मंथन जारी है। तो उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कैबिनेट बैठक, जिस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगने की खबर सामने आई है और योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। मानसून सत्र और विभागीय प्रस्ताव पर मंथन भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर चर्चा हो रही है। योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, करीब 20 प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। विंध्य एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे पर फैसला संभव है। 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद समेत कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। मानसून सत्र और विभागीय प्रस्ताव पर मंथन भी जारी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं और ये जानकारी लखनऊ से जुड़ी हुई, जहां योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को लेकर के चर्चा चल रही है। तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है और उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें कि चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी आज संभावित तौर पर गठित कर दी जाएगी। आईजी किरण एस को मिल सकती है एसआईटी की कमान। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से योगी सरकार का यह फैसला है। 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को टीम में शामिल करने की तैयारी चल रही है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार आज नई एसआईटी यानी विशेष जांच टीम का गठन कर सकती है और सूत्रों के मुताबिक लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को नई एसआईटी की कमान सौंपी जा सकती है। टीम में डीआईजी और एसएसपी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किए जाने की संभावना है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नई एसआईटी के गठन को लेकर के नामों पर मंथन भी जारी है और अब नजर इस बात पर है कि सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा कब की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर के ये बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि आईजी किरण एस को अब नई कमान एसआईटी की सौंपी जा सकती है। जो पुनर्गठन की बात की जा रही थी एसआईटी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले को लेकर सुनवाई की गई थी और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया और अब उसी के तहत में नए आईजी की नियुक्ति की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल आज नए सिरे से आईजी किरण एस को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है एसआईटी की और फिर इस मामले में आगे की जांच जारी होगी। तो अब तक इस मामले को लेकर के एसआईटी जांच कर रही थी। चढ़ावा चोरी मामले में जो रिपोर्ट सौंपी गई उसी रिपोर्ट की तर्ज पर आगे अब ये नई एसआईटी की टीम जांच करेगी।
पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जानकारी चाहेंगे आपसे कि फिलहाल इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था कि कब नई एसआईटी का गठन हो, उसके बाद से आगे की जांच की जाए। ये नई जिम्मेदारी जिन्हें सौंपने की बात कही जा रही है, ऐसे में क्या इनपुट्स उनको लेकर के और उनके कार्यों को लेकर के हमेशा से रहा है? क्या ये जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपने की बात कही जा रही है सटीक व्यक्ति, और साथ ही किस तरीके से आगे जांच होगी, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात पर मंथन कर रही है कि अब किस नए अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। चूँकि दो चीज़ें हैं, एक तो जो पहले एसआईटी जांच कर रही थी उसको भंग करने की भी बात नहीं कही गई है। दूसरी बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में आगे की जाँच हो और उस निगरानी में एक समिति बना दी जाए जिसमें आईपीएस अफसर्स हों। तो अभी जो किरण एस थे, जो पिछली वाली कमेटी में भी शामिल थे, माना जा रहा है कि उनकी अगुवाई में ये टीम बनाई जा सकती है जिसमें 2 और भी आईपीएस अधिकारी शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि डीआईजी के साथ लेवल के अधिकारी साथ साथ इनके ऊपर भी एक अधिकारी लगाया जा सकता है जो एडीजी स्तर का हो सकता है, या लखनऊ के एडीजी प्रवीण कुमार भी हो सकते हैं, या फिर लखनऊ के कमिश्नर जो हैं, पुलिस कमिश्नर हैं अमरिंदर सिंह, वो भी हो सकते हैं। तो अभी तमाम ऐसे तरह कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी कोई लिखित तौर पर ये नहीं आया, स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अभी किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है इस नई एसआईटी जो गठित की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि कोर्ट ने जो भी निर्देश दिए हैं उसका अक्षरशः पालन होगा, क्योंकि जो भी पिछली एसआईटी जो जांच कर रही थी उसने भी यही स्पष्ट किया था कि सारे बिंदुओं को लेकर जांच की गई है। उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सौंपी थी कोर्ट में। अब उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 30 जुलाई तक का आखिरी समय दिया है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो स्पष्ट है कि अभी पुरानी वाली जो एसआईटी है उसको भंग नहीं किया गया है, वो अपनी जांच करती रहेगी और जो आगे की जो जांचें हैं, जो एफआईआर हुई है उसकी जांच के लिए जो नई एसआईटी गठित की जाएगी वो आगे का कार्य करेगी, ताकि कहीं भी कोई भी दृष्टिकोण से कोई भी जो कमी है वो न रह जाए। जांच पूरी तरह से पारदर्शी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी की बात कही है उसकी निगरानी में ये जांच मुकम्मल की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कहते रहते हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो फिलहाल अब नए सिरे से जो कमेटी गठित की जाएगी अभी देखना है, लेकिन कभी लिखित तौर पर जब आ जाएगा कि कौन कौन से लोग शामिल हैं तब स्पष्ट हो पाएगा कि इस कमेटी में कौन शामिल होगा। जी ठीक है आलोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आरोप लगाया गया और ये कहा गया है कि चर्चा के बाद गृह मंत्री सदन में बयान उन्हें देना चाहिए। हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। उनका ये कहना है कि हम अगर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सदन में गृह मंत्री बयान दे। की आवाज हम उठाते रहेंगे और इसी के साथ जो राम मंदिर का भी हुआ उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उठाएंगे और देश को बताएंगे एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरे तरफ सप्रेशन हो रहा है और हमारे जो बातें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना
बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स है उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे। क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया, इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। तो वहीं लोकसभा स्पीकर से विपक्षी नेताओं की मुलाकात हुई और संसद में गतिरोध पर स्पीकर के साथ में बड़ी बैठक भी बुलाई गई। विपक्ष ने पहले चर्चा करने की मांग रखी थी, तो फिलहाल विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस एक्शन का मुद्दा भी उठाया और उसके बाद से एक बैठक बुलाने की भी मांग की गई और ये कहा गया कि उसमें चर्चा होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि उस दौरान क्यों लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो छात्र थे, वो स्टूडेंट्स थे जिन पर इस तरीके से बल का प्रयोग किया गया। लोकसभा स्पीकर से विपक्षी नेताओं का एक पूरा गुट उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा। संसद के भीतर जो गतिरोध की स्थिति बनी उसको लेकर भी चर्चा की वो मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने पहले चर्चा कराने की मांग रखी थी। तो फिलहाल विपक्ष के कई बड़े चेहरे दिखाई दिए और राहुल गांधी को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रही कि किस तरीके से अलग अलग पार्टियों के नेता यहां पहुंचे थे और उनकी ओर से मांग रखी गई कि कम से कम विपक्ष की आवाज को भी सुना जाए, इस पर एक बैठक होनी चाहिए और ये बताया जाना चाहिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया। तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल एक बच्ची क्रिटिकल अवस्था है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर, अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। वो बता रहे हैं एक ही बच्ची एडमिट है, अब बाकी सारे डिस्चार्ज। कुल कितने बच्चे थे जिनको चोट लगी थी पूरे प्रदर्शन में? दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो, उसकी तो हमारे पास डेटा नहीं है। पर सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 110 थे। हमारे पास कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है। अभी पुलिस वालों ने ये बताया है कि अब यहाँ पे केवल एक ही बच्ची एडमिट है। यहाँ से हम पार्लियामेंट थाने जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं वो मिल नहीं रहे माँ बाप को। उनका ये डर है कि पुलिस उनको कहीं ले गई है और कई बच्चों के ऊपर झूठी एफआईआर हुई है। उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं बच्चों को कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे केस कर देंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि कितनी केस हुए हैं, कितनी एफआईआर हुई हैं और कितने बच्चों को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है। आज हमने हेल्पलाइन भी जारी की है कि जिसको भी लीगल हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, हम सब लोगों को वो हेल्प देने के लिए तैयार हैं। कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए, उनमें से कई बच्चों को आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया। तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में,
क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले, उन्होंने बताया कि वो काफी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। सर कितने छात्र एडमिट है अभी यहाँ पर? वो बता रहे हैं एक ही बच्ची एडमिट है, अब बाकी सारे डिस्चार्ज। सर कुल कितने बच्चे थे जिनको चोट लगी थी पूरे प्रदर्शन में? करवाया गया था, इसमें कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए, उनमें से कई बच्चों को आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया, तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले। तो अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। और बच्चों पर लाठीचार्ज गलत था, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। कल बच्चों को बेरहमी से मारा गया था। तो फिलहाल लाठीचार्ज को लेकर के अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे थे और ये कह रहे थे कि गिड़गिड़ाते हुए बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया गया था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और बच्चों पर लाठीचार्ज करना ही संवैधानिक स्तर पर भी गलत था। जिस तरीके से उन पर वो स्टूडेंट्स थे, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा और साथ ही इसे पूरी तरह गलत कदम बताया है। तो बीते कल आपको याद होगा कि सीजेपी की ओर से जो संसद चलो मार्च का आयोजन किया गया था, उसमें शामिल होने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए थे और हजारों की संख्या में जंतर मंतर से संसद भवन का रुख करने के लिए स्टूडेंट्स एक जगह एकत्रित हुए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे मार्च जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ, आरएएफ की तैनाती वहां की गई थी, टीयर गैस छोड़े गए, यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले दागने के साथ लाठीचार्ज भी किया गया था। तो फिलहाल अब इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया है कि जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है वो सभी छात्र थे, स्टूडेंट्स थे और उन्हें बहुत बेरहमी के साथ में मारा गया है। जो बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ करके खड़े थे, उन पर भी लाठियां भांजी गई है। तो आरएमएल अस्पताल पहुंचे हुए थे अरविंद केजरीवाल घायलों से मुलाकात करने के लिए। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स की टीम से जब बातचीत हुई, उनके हेल्थ बुलेटिन को लेकर के बातचीत हुई, तो ये बताया गया कि अब सिर्फ एक ही स्टूडेंट एडमिट है, बाकी सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है क्योंकि मामूली चोटें थी, जिस वजह से उन सभी को डिस्चार्ज किया जा चुका है। और जिसे ज़्यादा चोट आई है, फिलहाल वो एडमिट है, उसको ट्रीट किया जा रहा है। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बात भी कही गई कि उनकी ओर से हेल्पलाइन भी जारी की गई है, ताकि अगर कोई उनसे किसी प्रकार का मदद चाहता है तो वो उन तक मदद पहुंचाए। और अगली बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई। दरअसल किसान घाट पर किसानों की महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इसी बीच पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से अब किसानों की जुटने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भारत अमेरिका एफटीए के विरोध में किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसानों की दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई, उन्हें वहीं रोक दिया गया। दिल्ली में आज किसानों की बड़ी महारैली होने जा रही है, हालांकि फिलहाल उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर किसान घाट पर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से हजारों किसान जुटे और भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता समेत कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने की तैयारी में। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है, भारी बैरिकेडिंग की गई है, कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर ही अब किसान बैठे हुए हैं और वहीं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, लगातार वो अपनी मांग उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, उन्हें रास्ता दिया जाए। तो वहीं दिल्ली में आज किसान संगठनों की महापंचायत का आयोजन करने की बात सामने और जिसमें दिल्ली पुलिस ने अब ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल सत्याग्रह मार्ग, राजघाट के रास्तों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और
कई जगहों पर रूट डाइवर्जन्स का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से अब किसानों की ओर से दिल्ली कूच की तैयारी है, उसके पहले ही कई डाइवर्जन्स भी किए गए हैं और इसके लिए बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो अल्टरनेट रास्ते तैयार किए गए हैं ताकि रोजमर्रा जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए, उनके लिए पहले से ही ये डाइवर्जन्स की व्यवस्था कर दी गई है। तो दिल्ली में आज किसान संगठनों की महापंचायत है और सत्याग्रह मार्ग राजघाट के रास्तों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। गाजीपुर के दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जत्थे को रोके जाने के बाद से माहौल गर्मा गया। बिजनौर से पहुंचे किसानों को NH 9 पर ही रोक दिया गया और जिसके बाद नाराज किसानों ने हाईवे पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस किसानों को समझाने में जुटी हुई है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता अजित रावत की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था। किसान घाट पर महापंचायत थी और उसको लेकर प्रदर्शन होने वाला था। उसको लेकर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर के पास में यहाँ मौजूद हूँ, NH 9 के बीचों बीच हाईवे पर, और किसानों का एक जत्था यहाँ पहुँचा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों का एक जत्था बिजनौर जिले से यहाँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचा है। सीधा किसानों से बात करते हैं, आखिरकार किस मांगों को लेकर आज किसान घाट पहुंचने वाले थे, क्या कुछ कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह लांबा है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन में वेस्ट यूपी महासचिव की जिम्मेदारी। अभी एक जत्था आपको पहुंचा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, रोक लिया गया है। फिलहाल आप बैठे हैं NH 9 पर ही, क्या यहाँ बैठना उचित है? जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अपनी मांगे आप मांगने के लिए किसान घाट पर पहुंचे हैं सर। देखिए, जो लोग जा रहे हैं उन्हें कतई परेशान करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। वो साइड से निकल भी रहे हैं और हमारे यहाँ बैठने से प्रशासन भी परेशान होगा, हम भी परेशान हैं। हमारा मकसद कोई कानून का विरोध करना नहीं है, उल्लंघन करना नहीं है। हमारा केवल इतना सा मकसद था कि हम अपनी सरकार तक बात पहुंचानी थी। एक दिन का सांकेतिक धरना हमारा किसान घाट पर था। वहाँ हमें जबरन जो है सरकार हमारे नेताओं को जो पकड़ के ले गई, हमें यहाँ बैठा लिया। तो सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। क्या कहेंगे अभी, जैसे अगर आप पहुंच जाते हैं किसान घाट पर और वहां पर छात्र भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, अगर वहां पर किसी तरीके का प्रोटेस्ट में आप भाग लेते हैं, क्या आप समर्थन करेंगे उनका? छात्रों का आंदोलन भी बड़े शांतिपूर्वक चल रहा था, उसे जबरदस्ती सरकार ने उन्हें बाधित कर दिया कानून का विरोध करने के लिए। वो भी तो एक मंत्री का इस्तीफा ही मांग रहे हैं, कुछ और वे सरकार में शामिल होना चाह रहे हैं, खुद मंत्री थाई बनना चाह रहे हैं। वे सरकार उनका विभाग बदल दे, किसी और सांसद को बना दे मंत्री, क्या बिगड़ गया सरकार का? लेकिन सरकार तानाशाही पर उतरी हुई है। सरकार कतई भी जो है जनता के प्रति सोच नहीं रही। हमारा कहना हमारे मुद्दे बड़े साफ है। एक तो ट्रेड डील तक किसान को और डेयरी पदार्थ को बाहर कर दिया जाए। दूसरा, आज देख रहे होंगे आप कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में भारी लूट हो रही है। प्राइवेट डॉक्टर और फार्मेसी मिलकर जो है, फार्मेसी कंपनी दवाइयों का MRP मनमाने तरीके से घोषित कर रही है। 5 रुपए की टैबलेट पर 200 रुपए का प्रिंट रेट पड़ा हुआ, MRP डला हुआ। जनता लूट रही है। और साथ में हम तो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। डॉक्टर जो है, यदि किसी आयुष्मान कार्ड है तो नजले जुकाम के मरीज को भी आयुष्मान में घुसेड़ दें, और 4 लाख का 5 लाख का बिल ले में। इसी तरह से प्राइवेट स्कूल और प्रकाशन मिलकर लूट रहे हैं। फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का कोर्स 8-8, 9-9 हज़ार में मिल रहा है। लूटा पड़ी जनता। तो छात्र भी आगे चल के जब छात्र बड़े हो जाएं, वो अगली शिक्षा में पहुंच जाएं, तो वहाँ जो ये है, क्या बोलना चाहिए ना, जो खेल करा रहे हैं इसमें वे लूट रहे हैं जनता को। फिलहाल ट्रेड डील को लेकर आप आज किसान घाट पर पहुंचने वाले थे जी। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। कुछ और किसान हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा सुजान सिंह। कहाँ से, कौन से जिले से आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे? मैं बिजनौर जिले से हूँ। ब्लॉक का मुझे पद दे रखा है। तो बस जो अमेरिका ट्रेड डील हो रही इसके विरोध में जा रहे हैं। शांतिपूर्वक हूँ, एक धरना करना था आज के। आज सड़क पर भी बैठ के आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हालांकि काफी लंबी कतारें, जाम की स्थिति है, लोग परेशान है। सड़क पर तो हम प्रशासन ने बैठा दिया। हम कहाँ सड़क, हम तो सीधे जा रहे थे। ये तो प्रशासन का काम है, बैठाना। प्रशासन ने बैठा दिया हम।
देखिए ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां ये उत्तर प्रदेश में ही इन्हें रोका गया है। गाजियाबाद की पुलिस ने इन्हें इरिटेट किया गया है। फिलहाल अभी इस तस्वीरों में देख रहे होंगे चारों तरफ पुलिस का एक जत्था है और तमाम भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से फिलहाल ये जत्था किसानों का आया है, जहां पर इन्हें बॉर्डर पर ही इन्हें रोक लिया गया है और इनको साइड करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इनको हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल किसान जो है NH9 के बीचों बीच हाईवे पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ की तस्वीरें किस तरीके से बदलती है, या फिर यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की ओर तैनाती की जाएगी, या और भी जिले से यहाँ जो किसान है वो पहुंचेंगे। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।